देखिए, नीट 2023 फिजिक्स सेक्शन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि कौन सी सीरीज है? एलसीआर सीरीज है और कंडीशन ये दी गई है कि रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस की कंडीशन होती है उस केस में आपको फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एल दिया हुआ है, कितना एल दिया हुआ है? 10 मिली हेनरी। तो इसको हेनरी में बदल लो तो 10 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। ठीक है, और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड दिया है, इसको फेरेड में बदल लोगे तो आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁶ फेरेड आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू यूज होने वाली नहीं है, फिर भी दिया हुआ है 100 ओम। अगर रेजोनेंस की कहानी होती है, किसकी? रेजोनेंस की। अगर रेजोनेंस की कहानी होती है कहीं पर भी तो उस केस में एक्सएल बराबर होता है एक्सी के। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब एक्सएल क्या होता है? एक्सएल होता है ओमेगा एल, और ये क्या होता है? एक्सी 1/ओमेगा सी। यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 1/LC। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हो 2πf का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/LC। तो ये वाला फार्मूला भी याद होना चाहिए। f इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2π और ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट के अंदर LC। यही फार्मूला यहाँ पर यूज होना था बस। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से f इज इक्वल टू 1/2 पाई की वैल्यू लिख सकते हो 22/7 या फिर 3.14 भी लिख सकते हो। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिखोगे अंडर रूट के अंदर, यहाँ एल एल कितना है? 10 इंटू 10⁻³ है, और इसके बाद ये क्या है? एफ एफ हमारा ये है 1 इंटू 10⁻⁹ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? ये सॉरी 6 है। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 8 बचेगा। ऊपर पहुंचा दो, कितना बचेगा? एफ इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास यहाँ पर 70000, 4 जीरो बचेंगे। तो वो कैसे? 9 ये होंगे, जो ऊपर एक 10, ये क्या है? प्लस में है, ये नेगेटिव है, तो बचेंगे 8। रूट से बाहर निकालोगे 4 बचेंगे। 4 बार ऊपर हमने पहुंचा दी, ये वाला 7 ऊपर पहुंचा दिया। नीचे क्या हो गया? 444। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 और 9 किलो हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा? पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, 1.59 किलो हर्ट्ज आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद देख लो, समझ लो, कहीं पर भी दिक्कत हो तो पूछ भी लेना। ठीक है, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस रेजोनेंस की कंडीशन पता होना चाहिए। जब भी रेजोनेंस आता है तो उस केस में क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्सी होता है, और हमारे पास ये फार्मूला बन के तैयार हो जाता है, एफ इज इक्वल टू 1/2π डिवाइड बाई अंडर रूट LC। सॉल्व करेंगे, ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, नीट वालों के लिए तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बायो छोड़ के। ठीक, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसका डायग्राम वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है फिर पता होना चाहिए कि कैसे बनता है डायग्राम। ये हमारा एल हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, तो ये एल हो गया जिसका एक्सएल निकलता है, ये हमारा एक्सी निकलता है, ये हमारा आर निकलता है रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी वोल्टेज हो गया, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ गई। ये डायग्राम बनता है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए, 2023 नीट फिजिक्स का क्वेश्चन, सेक्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है कि क्या करना है कि डायरेक्शन बताना है और मैग्नीट्यूड बताना है। इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, करंट का। ठीक, सबसे पहले देखो, ये जो है कितने 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये कितने 5 वोल्ट की बैटरी है। जो बड़ा वाला सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है निगेटिव होता है। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। हमेशा करंट पॉजिटिव सिरे से निकलती है। देखो, एक करंट यहाँ से निकल के आएगी जिसको हम I1 मान लेते हैं, और एक करंट यहाँ से निकल के आएगी जिसको I2 मान लेते हैं। क्योंकि बैटरी में जो करंट निकलती है वो कहाँ से निकलती है? वो हमेशा पॉजिटिव सिरे से निकलती है और निगेटिव सिरे में वापस जाती है। यहाँ से I1 इस तरफ गई, I2 इस तरफ गई। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, तो जाहिर सी बात है 10 वोल्ट की जो बैटरी में करंट होगी वो ज़्यादा होगी, यानी I1 की वैल्यू किससे होगी? I2 से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी से ज़्यादा करंट जाएगी। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो करंट ओवरऑल फ्लो होगी वो ऐसे फ्लो होगी। कैसे फ्लो होगी? यहाँ से ऐसे जाएगी। क्यों जा रही है? क्योंकि I2 माइनस I1 का जो डिफरेंस आएगा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये I1 में जो करंट निकली है वो 10 वोल्ट की बैटरी से है,
और I2 में 5 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, I, जिसको हम क्या मानेंगे, I इज इक्वल टू है मेरा I1 माइनस I2। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, क्या हुआ कि ओवरऑल जो करंट फ्लो होगी ए से बी जाएगी और ई से पास होते हुए, ए से बी करंट जाएगी ई से पास होते हुए। तो पहले ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ये है ए टू बी, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी ए टू बी है, ये भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, बी टू ए है, इसका अंदर बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी। ठीक है, और इसके बाद ये भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे, अब हमें टोटल करंट निकाल लेना है, फिर ऑप्शन बता देना है। ठीक है, चलो यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगा दो, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम लगा दो। यहाँ पर ये करंट आ गई, यहाँ पर करंट क्या आ गई, ये भी आई आ गई, और आई है क्या, I1 माइनस I2 है, तो यहाँ पर भी आई करंट आ गई। ठीक है, ये याद रखना में कौन सी करंट आई है। अब यहाँ पर भी हमारे पास आई करंट आ गई, तो हमें सीधे याद रखना है कि आई करंट यहाँ से चली और किरचॉफ के नियम को यूज करना है। हमें क्या करना है, करंट डायरेक्शन मान ली है, अब इसके बाद क्या किए हैं, एक अपनी डायरेक्शन मान ली है कि हमको ऐसे चल के जाना है। ठीक है, तो चलो पहले यहाँ से चलो, यहाँ से ए से स्टार्ट करेंगे। ये रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का है, यहाँ पर करंट कौन सी जाएगी, आई जाएगी। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2। किसका नियम यूज करें, केवीएल, केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल यूज कर रहे हैं, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ोगे, देखो जब हमारे चलने की डायरेक्शन, जब हम ऐसे चल के जाएंगे ऐसे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आ रहा है। जब बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आता है तो हम यहाँ पर निगेटिव लिखेंगे 10 वोल्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़े, यहाँ पर पहुंचे, ऐसे जाएगी तो ये कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे। अगर हमारे चलने की डायरेक्शन में बैटरी का निगेटिव टर्मिनल आता है, निगेटिव पार्ट आता है बैटरी का, तो हमें निगेटिव लिखना होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। जब हम ऐसे चल के जाएंगे तो ये बैटरी का निगेटिव आएगा, फिर जब आगे जाएंगे तो बैटरी का पहले पॉजिटिव आएगा, जो भी पहले आया। तो यहाँ पर हमने प्लस का 5 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सी करंट जाएगी, दोनों का डिफरेंस जो हमने आई माना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आई इंटू 1। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर भी आई आएगी, और यहाँ पर कितना है, क्योंकि हमारे चलने की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों, हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर 7 आई बराबर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि किरचॉफ ने बताया था कि किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी क्लोज लूप में जो भी टोटल करंट होगा उसका एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक का मतलब है कि अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। एलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा, उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 आई है, यहाँ पर 1 आई है, 3 हो गए, ये कितना हो गया 7, 10 आई हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू ये हमारे पास माइनस का 5 है, माइनस का लेना है, ये प्लस का 5, कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, लेकिन हमने इस तरफ भेज दिया तो कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी कितना आएगा, वो आएगा 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने I1 और I2 मान के इस वजह से बताया कि I1 करंट इससे निकल रही है, I2 इससे निकल रही है, लेकिन ओवरऑल जो करंट जा रही है वो क्या है, I1 माइनस I2 है, तो हमने ओवरऑल करंट को फ्लो करा दिया है। यहाँ पर I1 और I2 मान के दिखाना नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए बताया कि ये दिमाग में रहना चाहिए कि बैटरी के पॉजिटिव सिरे से ही करंट निकलती है, तो ये जो बैटरी लगी हुई है इससे भी करंट निकलेगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, जबकि जो 10 वोल्ट की बैटरी है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन 10 वोल्ट की बैटरी से ज़्यादा करंट निकलेगी और यहाँ से कम निकलेगी। ठीक है, क्यों ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है ना। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो जितनी वोल्टेज होगा उतना ही करंट ज़्यादा निकलेगी, यानी वोल्टेज जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से जितना वोल्टेज होगा उतनी ही करंट निकलेगी। ठीक है, इस वजह से हमने बताया कि यहाँ से हमने करंट फ्लो कराई, ओवरऑल क्या है, आई क्या है, I1 माइनस I2 है, बस इसका यूज किया और आंसर बता दिया। समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन हो नीट का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आके भेजें, उसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, और जो भी एनडीए, नीट, जेई की तैयारी करते हैं उनको मैथ में दिक्कत आती है तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, देख लो, समझ लो, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए 2023 नीट फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमसे ये कहा जा रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जी, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। कोई भी डिफ्लेक्शन का मतलब है यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, यानी इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 है। अब 0 का मतलब है इसको एक वायर की तरीके ट्रीट कर सकते हैं, समझ गए, बस सिंपल सी बात है, इसको हम वायर की तरीके ट्रीट कर सकते हैं, इसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, इस
आर की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 400 ओम का दिया हुआ है। ये कितना है? ये 400 का, ये हमारे पास आर है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ नहीं, एक बार यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगा दो, एक बार यहाँ पे लगा दो। दो क्लोज बॉडी है, दोनों क्लोज बॉडी में अलग अलग किरचॉफ का नियम लगा दो, दो रिलेशन बनेगी, वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास कैसी है? 10 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ से करंट जाएगी, ठीक, यहाँ पर करंट आएगी, यहाँ पर करंट हमने मान लिया आई आ गई, ये करंट हमारे पास यहाँ पर भी आई पहुँचेगी। ठीक है, ऐसे जाएगी, यहाँ पर जो आएगी, यहाँ पर कितनी आएगी? देखो ये तो हमारा किसके तरीके काम करेगा? वायर के तरीके का काम करेगा। ठीक है, तो जो करंट हमारे पास जा रही है वो करंट यहाँ पर भी वापस आएगी। ये बात समझ में? बस यही केस यहाँ पर था। अब यहाँ से जो करंट निकल के आएगी, इधर से कुछ आएगी, ठीक है, वो भी करंट जब निकालेंगे तो क्योंकि ये वायर है तो इसमें ओवरऑल जो करंट फ्लो होगी वो आई करंट फ्लो होगी और कहीं करंट नहीं जाने वाली, क्योंकि इसने बोला है कि यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है? एक लूप ये हो गई, एक लूप ये हो गई, दोनों लूप में किरचॉफ के नियम को यूज करना है। लूप फर्स्ट में किरचॉफ का नियम लगाओ, लूप फर्स्ट में केवीएल, केवीएल का मतलब है के का मतलब है किरचॉफ, वी का मतलब है वोल्टेज, एल का मतलब है लॉ। चलो अब हमारे पास करंट की डायरेक्शन तो हमने बता दी है, ये चलने की डायरेक्शन मान लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 400, क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो ये 400 आई हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस क्यों किया? क्योंकि हमारे पास चलने की डायरेक्शन और ये हम ऐसे चल के आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है, हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट भी दोनों सेम है, प्लस आई, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ का? आर है। अब इसके बाद हम चल के ऐसे आएंगे, जब ऐसे चल के जाएंगे तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल आएगा हमारे सामने? निगेटिव। जब निगेटिव आता है तो निगेटिव लिख दिया जाता है, 10 बराबर 0। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? आई कॉमन ले लिया जाए, यहाँ बचेगा 400 प्लस आर इक्वल टू आ जाएगा 10 को इधर भेज दो, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो करंट फ्लो हो रही कितनी आ गई? 10 डिवाइड बाई 400 प्लस आर। एक समीकरण हमारा ये बन जाएगा। दूसरी लूप लो, लूप ये लूप सेकेंड में भी केवीएल लगा दो। केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज नियम क्या है? उसने बोला था किरचॉफ ने कि कोई भी क्लोज लूप हो वहाँ पर जो भी वोल्टेज है उनका एल्जेब्रिक सम कितना होगा? 0 होगा। एल्जेब्रिक बोल रहा हूँ, अगर एल्जेब्रिक का मतलब होता है अगर प्लस है तो प्लस, निगेटिव है तो निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर चलो, ठीक, यहाँ पर हम करंट मान लेते हैं कुछ जो भी हो। ठीक, चलो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलने की डायरेक्शन हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे देखो करंट हमारे पास नीचे की ओर आ रही और हम चल के जा रहे हैं ऐसे ऊपर की ओर। हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे है जबकि करंट नीचे आ रही, हम ऐसे चल के जाएंगे, यहाँ से चलने का स्टार्ट करते हैं तो ऐसे चल के जाएंगे, लेकिन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा? यहाँ पर आर आई इंटू आर, लेकिन माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे के। फिर हम ऐसे चल के जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, ऐसे चल के जा रहे हैं तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल हमारे पास आया? पहले पॉजिटिव आया। जब हम ऐसे चल के जा रहे हैं तो पॉजिटिव आया तो लिख दोगे 2, बराबर क्या लिखोगे? 0 लिखोगे, क्योंकि और कुछ रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पर। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगी? 2 डिवाइड बाई आर आ जाएगा। ठीक है, 2 डिवाइड बाई आर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। दोनों में करंट की वैल्यू हमें पता चल गई, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दें। क्यों कर देंगे? क्योंकि दोनों में करंट सेम है। ठीक है, चलो अब जब इक्वल करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 10 इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड से लिख देना, लिखना है वैसे लिख के कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को इक्वेट क्यों किया? क्योंकि दोनों में करंट सेम है। ठीक है, इक्वल करो तो कितना आ जाएगा? 10 डिवाइड बाई 400 प्लस आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइड बाई आर। यहाँ से काट दोगे 5 बचेगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 5 आर हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 400 प्लस आर। यहाँ पर इसको इधर भेज दो, कितना बचेगा? 4, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 कम हो जाएगा, बराबर 400। 4 से 4 काट दो, कितना बचेगा? आर की वैल्यू बचेगी 100 ओम। कितना बचेगा? 100 ओम बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सेकंड नंबर, कि 100 ओम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो बताने में जरूर टाइम लगा है, ये क्वेश्चन केवल 1 मिनट का भी नहीं है। एक बार यहाँ पर लगाना, एक बार यहाँ लगाना, जब जल्दी जल्दी करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, नीट वालों के लिए, जेई के लिए, मैथ भी,
ये सब्जेक्ट के कोई से भी क्वेश्चन आपके हों, आपको नहीं समझ में आते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, अपने क्वेश्चन भेजिए, उसका सॉल्व हम करके दे देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। देखिए क्वेश्चन 2023 फिजिक्स नीट, ठीक है, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें दिया जा रहा है कि टेम्परेचर है ऑफ अ गैस कितना है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा, गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज बाई 3 टाइम्स। यानी आपको ये फाइंड करना है कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा जब जब हमारे पास जो आरएमएस स्पीड है, ठीक है, आरएमएस स्पीड है वो क्या हो जा रही है, जो पहले स्पीड थी उसका उसमें 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आरएमएस स्पीड और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होती है। आरएमएस स्पीड और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होती है, ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए था। वी आर एम एस इज इक्वल टू 3 R डिवाइड बाई कैपिटल एम, और यहाँ पर टेम्परेचर है। देखो ये हमारा क्या है, मोलर मास है, और ये आर क्या है, ये हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ये दोनों कांस्टेंट है, और 3 तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो यहाँ से पता चला वी आर एम एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। यहाँ पर ये बात याद रखना है कि जो टेम्परेचर रखा जाएगा केल्विन में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा, टेम्परेचर केल्विन में रखा जाएगा। ठीक है, केल्विन यूनिट होगी। आर हमारा क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, आर क्या है, आर हमारे पास आइडियल आइडियल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है वो 8.314। ठीक, और यहाँ पर जूल डिवाइड बाई मोल इंटू केल्विन, ये केल्विन है के। ठीक, एम हमारा क्या है, एम हमारे पास मोलर मास है, मोलर मास है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, टी, ये हमें पता चल गया। इसने बोला है कि जो अगर हमारे पास स्टार्टिंग में वी आर एम एस जिसको हम V1 मानते हैं, ये हमारे पास क्या था, V था, तो इसने बोला है कि जो दोबारा वी आर एम एस होगा, वी आर एम एस इसको 2 मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, और ये हमारा V2 मान लेते हैं। तो क्या हुआ, जो पहले था उसमें 3 टाइम्स और बढ़ा दिया जाए, यानी V तो रहेगा ही, साथ में 3V और होना चाहिए। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी जो पहले स्पीड थी उस स्पीड में 3V और बढ़ाना होगा, ऐसा लिखा हुआ है, इंक्रीज बाई 3 टाइम्स। ठीक है, तो क्या करना है, जो पहले स्पीड है उसमें पहले जो स्पीड थी उसको 3 टाइम्स बढ़ा देना है। इक्वल मिला कितना हो जाएगा, 4V हो जाएगा। बस अब लगा दो सारा काम, यहाँ से V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर T1 डिवाइड बाई T2। ठीक है, अब V1 बराबर कितना है, V हमने माना है, V2 कितना निकला है, 4V निकला है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू हमारे पास -50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, लेकिन हमने बताया कि जो टेम्परेचर है वो केल्विन में रखा जाएगा। जब केल्विन में लिखा जाएगा तो यहाँ पर देखो T1 कैसे करोगे, T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, जब किसी को ज़्यादा हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड दिया होता है उसको केल्विन में बदलना होता है, तो 273 से एडिशन किया जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 223 केल्विन, केल्विन में रखना होता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे T1 कितना आ जाएगा, 223 केल्विन, और नीचे कितना आ जाएगा, ये T2 हमें पता नहीं, जो भी निकल के आएगा वो किस में आएगा, केल्विन में आएगा। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये काट दोगे, यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ले लो, ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 1/4। ठीक, और ये हमारे पास बचेगा अंडर रूट के अंदर 223 डिवाइड बाई T2। अब हमें T2 निकालना है, T2 निकालना है, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 होगा। ठीक है, यहाँ पर 223 इंटू 16 कैसे आया, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, है ना, और इसके बाद यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 16 16 43 16 32 32 और 4 36 हो जाएगा,
16, हाँ, तो 16 32 32 और 3 35 हो जाएगा। ये हमारा केल्विन आएगा। तो 3568 केल्विन कोई ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शन किसमें दिए हुए हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में, केवल ये केल्विन में दिया हुआ है ये। तो हमें इसमें क्या करना होगा, 273, क्योंकि अगर केल्विन दिया है उससे हम 273 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो क्या है, T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 5 और 6 8। यहाँ पर 273 को हम घटा देना है, जब घटाएंगे कितना आएगा, 5 बचेगा। यहाँ पर देखो किसी में 5 आया लास्ट में, इसमें आ रहा है केवल। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो 5 आया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 16 से 9 बचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 बचेगा सॉरी। दो कोई ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ये पता होना चाहिए, ये सब करके वहाँ दिखाना नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए दिया है। बस हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जो हमारे पास VRMS स्पीड होती है वो टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर उसके बाद जैसा बोला है, इसमें बोला है कि जो पहले स्पीड थी उस स्पीड में 3 टाइम्स स्पीड बढ़ा देना है। तो ये हमारे पास ये कहानी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये मत करना है कि हमारे पास जो V2 हो जाएगा वो हो जाएगा 3V, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसने बोला है कि 3 टाइम्स बढ़ा देना है, वो तो रखना ही है, इसके अलावा 3 टाइम्स इंक्रीज करना है। इस वजह से ये हमारे पास क्या आएगा, पहले V तो रहेगा ही, यानी V1 तो रहेगा ही, फिर उसके बाद उसको 3 टाइम्स बढ़ा देंगे, तो ये हमारे पास 4V हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये नहीं करना है कि 3V ये लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत आएगा, एक ना एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, हो सकता है ये वाला मिल जाए। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। क्वेश्चन 2023 नीट फिजिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक्शन ए है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास दिया गया है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या है ये भी देख। तो ये 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ये 5:3, दूसरा 2:5 और फिर उसके बाद ये दिए हुए हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि रेडियस ऑफ जाइलेशन किसके लिए, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर, और इसके बाद दूसरा कौन सा स्फीयर है, थिन हॉलो स्फीयर। ये 2 स्फीयर है। हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसको आई से लिखते हैं, इज इक्वल टू होता है मास। ठीक है, मास होता है, और यहाँ पर के स्क्वायर, ये रिलेशन होती है। के स्क्वायर जो के है वो क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई मास का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला में याद होना चाहिए, इसी फार्मूले का यहाँ पर काम है। ठीक है, जैसा बोला गया है, इसमें बोला है कि मास और रेडियस दोनों की सेम है। ठीक, मास और रेडियस सेम है, ये बोला हुआ है। जो पहली कंडीशन में मास था और जो दूसरी कंडीशन में मास था वो सेम है। एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड के लिए, अगर सॉलिड स्फीयर होता है उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, यहाँ पर स्मॉल एम कर लीजिए फिर, क्योंकि कैपिटल एम तो दिया ही हुआ है हमें, मास, इसको स्मॉल एम कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एम दिया हुआ है ना, दोनों अलग अलग रहेंगे, ये स्मॉल एम कर लो। अब सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ये होता है 5/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल एम लिख देते हैं, ये कैपिटल एम लिख देते हैं क्योंकि मास दिया हुआ है, कैपिटल एम ये आर स्क्वायर। वहीं हॉलो स्फीयर होता है तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो कितना होता है, सॉरी ये क्रम उल्टा हो गया, ये क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ठीक, और जो हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो क्या होती है 2/3 एम आर स्क्वायर। दोनों का मास अलग अलग जो है वो भी सेम है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि इसने बोला है कि मास कांस्टेंट है और रेडियस कांस्टेंट है, तो जो हमारे पास रेडियस ऑफ जाइरेशन है, रेडियस ऑफ जाइरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि सॉलिड डिवाइड बाई के हॉलो।
इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चलो अब यूज करो, यहाँ से के इसको हम K1 और K2 मान लें जिससे आसानी रहे। K1 डिवाइड बाई K2, मास तो दोनों सेम ही है, ठीक है। पहले केस में क्या लिखोगे, 2/5 m, कैपिटल M लिख दो, r² डिवाइड बाई m, ये सेम है दोनों में, इस वजह से इसको स्मॉल m लिखा है जो ये वाला। ये कितना आएगा, ये आएगा 2/3 कैपिटल M, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r², ये स्मॉल m, ये इससे ये कट जाएगा, इस पार्ट से पूरा ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट के अंदर 2/5 तो रहेगा ही, ठीक है। ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा अंडर रूट के अंदर 3/5। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए था कि रेडियस ऑफ जाइलेशन का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, √3/5। अब यहाँ पर जो भी चारों ऑप्शन में देखोगे कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं दिया गया, कहीं पर भी ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। तो हमारा काम क्या होगा, कोई ना कोई तो ऑप्शन लगाना ही है। तो ये तो हो नहीं सकता, देखो नंबर सबको बराबर मिलेंगे, चाहे ये लगाएं चाहे ये लगाएं, लेकिन अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट अगर यहाँ पर आ जाए तो ये ऑप्शन मिल सकता है। तो हम लोग 4 लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है, ये है। तो इसने गलती हो गई, इसको ऑप्शन में ये बना के देना चाहिए था। लेकिन इस ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो सबको नंबर मिलते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको अगर इतना निकाल के आ गया, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन जो हो सकता था ये लगाएंगे। ये है नहीं क्योंकि आंसर ये है, लेकिन इसमें हो सकता है प्रिंटिंग हो गई या फिर एग्जामिनर सही से सॉल्व ना किया हो, तो ऑप्शन इसका ये होगा। बाकी आप कोई सा भी ऑप्शन लगा के आते हैं, सबको बराबर नंबर मिलते हैं। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। मैं बार बार बोलता हूँ, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप हमें क्वेश्चन भेजें, हम जितनी जल्दी होगा सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो आप भेजें, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई सा भी मीडियम हो, भेज सकते हैं सब लोग। बाय, टेक केयर। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि हमारे पास कार्नोट इंजन दिया गया है, ठीक है। इसके विषय में बताया जा रहा है कि जो इसकी इफिशियंसी है वो 50% की है। कैसी है, 50% की है। अब व्हेन द सोर्स, जो सोर्स है उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको बताना है जो सिंक है उसका टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, जो फार्मूला होता है हमारे पास, ये पता होना चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, इसको हम लोग ईटर लिखते हैं, ये परसेंटेज में। ये क्या होती है, ये हमारे पास होता है 1 माइनस, यहाँ पर याद रखना ऊपर क्या होगा, सिंक का टेम्परेचर डिवाइड बाई सोर्स का टेम्परेचर। ऊपर सिंक होगा, नीचे क्या होगा, नीचे हमारे पास होगा सोर्स, ये याद रखना है, ऊपर सिंक नीचे सोर्स। जैसे बेसिन होता है, तो बेसिन में टोटी से हम पानी डाल रहे हैं तो जो होल में जाता है वो सिंक हो जाएगा, तो वही बात है यहाँ पर। ये सिंक ऊपर होता है, सोर्स नीचे होता है, ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू केल्विन में रखी जाती है, केल्विन में। यानी सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है, सोर्स कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारे पास 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हमें केल्विन में बदलना होगा। केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे, इसको हम 273 से एडिशन करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ पर 9 क्योंकि 0 आ जाएगा, फिर इसके 6 आ जाएगा, 600 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, ईटा 50% है, 50% है, डिवाइड बाई क्या करोगे, 100 कर दो, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करके बस वैल्यू हमें निकालना है, सॉरी क्योंकि हमने परसेंटेज तो लिख ही दिया है, तो डिवाइड क्यों करोगे, क्योंकि इसने दिया है कि 50% है, सीधा दिया हुआ है। यहाँ पर 100 से तो मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर लिख दो 50,
ये वाला 100 जो है ये 50% इसका लिखा है, ये वाला 100 नीचे डिवाइड पे ला रहे हैं, कितना आ जाएगा 100, ये वाला 100 लाए यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक हमें पता नहीं कितना है, यही हमें निकालना है, डिवाइड टी सोर्स क्या है, टी सोर्स कितना निकाला अभी हमने 600 कैलोरी निकाला है, 600 कैलोरी निकाला है। यहाँ से इसको काट दो, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2। इसका मतलब क्या है, इस वाले पार्ट को उधर उठाना है, उसको उधर ले जाए, तो टी सिंक सॉल्व करना है, डिवाइड बाई 600 केल्विन में है, ये भी याद रखना है। यहाँ पर क्या बचा है, 1/2 बचा है, इस 1/2 को उठा के यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए हैं, ये माइनस था प्लस हो गया, और इसको 1/2 को यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 बचेगा, एक में से आधा चला जाएगा तो 1/2 ही बचेगा। बस अब हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमारे पास टी सिंक इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा 600 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कितना है 2 से, काटो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। देखो कोई ऑप्शन है, सारे ऑप्शन डिग्री सेंटीग्रेड में दिए गए हैं, हमने जब केल्विन में निकाल लिया है, तो अब क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में बनाना है, तो 273 को हटाना होगा, जैसे जब डिग्री सेंटीग्रेड था को केल्विन बनाना था तो 273 को ऐड किया, अब हमें हटाना है तो क्या करोगे, टी सिंक इज इक्वल कितना आ जाएगा 300 माइनस 273, 273 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, तो इसको घटाओ तो कितना बचेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑप्शन नंबर चौथा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें याद होना चाहिए कि इफिशिएंसी ऑफ जो हमारे पास इंजन है उसकी इफिशिएंसी क्या होती है, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ईटा परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है, ये 100 यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर यहाँ परसेंटेज नहीं लिखोगे तो ये 100 भी हटा देंगे, यहाँ का परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ का 100 हटा देंगे, ठीक। चलो इसके बाद क्या है, फार्मूला हमारे पास होता है, ये भी बात याद रखना है, जो सिंक होता है उसका टेम्परेचर ऊपर होता है, जो सोर्स होता है उसका टेम्परेचर ऊपर होता है, सॉरी नीचे होता है, सिंक का ऊपर सोर्स का नीचे, ये दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर इसका क्रम बदल दोगे तो आंसर भी बदल जाएगा। देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन पूछना है, फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो, कोई भी पूछ सकते हैं। चलो बाकी मिलते हैं, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 2023 नीट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 है, सेक्शन ए, ठीक है। इसमें क्या है कि एक बुलेट फायर की जाती है बंदूक से, ठीक है, कितनी स्पीड में, 280 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, लेकिन जो डायरेक्शन है, जिस एंगल से हमने बुलेट को फायर किया है उसका जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री है। अब आपको ये बताना है कि ये जो बुलेट है कितनी मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा, जब हम गोली 30 डिग्री पे मारेंगे तो किसी टारगेट पे जाएगा, जैसे यहाँ से मारते हैं, ये किसी टारगेट पे जाना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हिट करना है इसको, तो ये कितना मैक्सिमम हाइट हॉरिजेंटल से लेगा, एक हिसाब से पैराबोला वाला शेप बनता है, ठीक है, तो ये वाली मैक्सिमम हाइट हमसे पूछा जा रहा है, एच मैक्स कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर ये हमारे पास जो गोली को फायर किया गया है 30 डिग्री पे फायर किया गया है, कितने पे, 30 डिग्री पे, तो हमें ये बताना है कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, ठीक। ये कुछ कहानी है इसमें, बाकी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जो इनिशियल अगर वेलोसिटी यू है जिससे हमने इसको फायर किया है, तो इसके लिए एच जो मैक्स होता है, मतलब मैक्सिमम हाइट जो होती है वो क्या होता है, जो स्पीड है इनिशियल उसका स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद साइन थीटा का स्क्वायर, और डिवाइड क्या किया जाता है 2g से, तो ये वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए, जब डेरिवेशन कराया जाता है तो ये फार्मूला निकल के आता है मैक्सिमम हाइट के लिए, ठीक। क्या है कि हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है, जो भी इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करना है, साइन थीटा जो भी एंगल दिया है उसका साइन के साथ लेके स्क्वायर करना है, 2g, जी की वैल्यू दी गई है, और इसके बाद साइन 30 है, लेकिन इसमें बता दिया है कि साइन 30 की जगह 0.5 रख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट, यू कितना है 280 है, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख देते हैं, 280 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना। इसके बाद साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितने की है, साइन 30 की वैल्यू दी गई 0.5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.5 इंटू 0.5,
ठीक है, क्योंकि इसने दिया है साइन 30 की वैल्यू जो है 0.5 दिया गया है, बाकी होती हुई है 1/2, याद होना चाहिए हमको। इसके अलावा यहाँ पर 2 है, इसके बाद जी की वैल्यू दी गई कितना 9.8, 9.8, तो एक पॉइंट से एक पॉइंट इसका हटा दो, ठीक है। अब इसको क्या करो, 2 से काट दो, कितना बचेगा 140 बचेगा। इसके बाद 14 से जब इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा कितनी बार में 7 टाइम्स, 7×4 = 28, हाँ ठीक है 7 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10, ठीक है। इसके बाद क्या है, जब इसको काटोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पे 10 हुआ, ये 2 हमारा कटा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा जा चुका है। ये 14 से जब काटेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, ये भी बात सही है। अब 7 से काटो, 7 से काटोगे तो यहाँ 4 बचेगा, ठीक है, और 4 एक 0 बचेगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5 से, इस 5 का इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई इससे कर दो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 25 को 100 होता है, 100 तो ये हो जाएंगे, 2 जीरो ये है। इसके बाद एक पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ लगा दो। हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए 1000 मीटर। 1000 मीटर कहीं पर आया है, यानी जो ये गोली है जो हमने इसको फायर किया है वो मैक्सिमम 1000 मीटर की हाइट को क्या करेगा, पाएगा। मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर कह सकते हो। और अगर ऑप्शन दिया होता किलोमीटर में तो किलोमीटर बता देते हैं। कुछ मिला, ये हमें बताना होगा कि इसके लिए अगर मैक्सिमम, देखो ये पैराबोला का शेप बनता है, इसके लिए जब डेरिवेशन कराया जाता है तो ये वाला फार्मूला निकल के आता है, तो ये याद रखना है हमको। बस इसके बाद कोई भी एंगल हो उसके हिसाब से वैल्यू दी होगी या फिर हमें याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस, कितना एंगल पे प्लेस किया गया है 30 डिग्री पे। कहाँ पे प्लेस किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसके बाद ये एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है जो कितना है 4 न्यूटन मीटर। अब कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड किसका, चार्ज का, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल में है। और डायपोल की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो सबसे पहले हमारे पास जो डायपोल होता है उसके विषय में पता होना चाहिए। डायपोल जो है ये डायपोल मान लेते हैं, बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पर एक चार्ज होता है, प्लस होता है, एक माइनस होता है, चाहे माइनस यहाँ भी कर लें, ठीक है, ये प्लस होता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दोनों चार्ज की, ये 2a होती है, या फिर इसको l कह सकते हैं, ठीक। यहाँ से जो हमारे पास डायपोल मोमेंट निकलता है, p से लिखा जाता है, कितना निकलता है, कोई एक चार्ज और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये 2a कहें या फिर इसको कह सकते हैं q×l कह सकते हैं, ठीक। इतना फार्मूला हमें ये पता होना चाहिए। अब इसे बताया है कि इस डायपोल को हमने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल को रखा है, ठीक है। इस डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसकी जो एक्सेस है, इसकी एक्सेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, इसमें टॉर्क जनरेट हुआ है। टॉर्क क्या करेगा, इसको यहाँ घुमाने का काम करेगा, इसे एडजस्ट करने का काम करेगा। तो ये वाला टॉर्क जो है इसको नीचे लाएगा, ये इसको ऊपर ले जाने का काम करेगा। तो ऐसे कुछ कहानी है कि बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है। जो टॉर्क लगता है, टॉर्क क्या होता है, टाउ से लिखा जाता है, वो कितना आता है, जो हमारे पास डायपोल है उसका और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या निकल के आता है, पी, इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा निकल के आता है। लेकिन यहाँ थीटा कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू, ये पी की जगह क्या लिखोगे, जो डायपोल मोमेंट है वो कितना है Q×L, यहाँ लिख दोगे Q×L, ठीक है। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिख दोगे, पी की जगह ये लिख दोगे QL, और ई तो रहेगा ही साइन 30 डिग्री। सारी वैल्यू पुट करो, बस इससे आंसर निकाल लेना है। चलो निकालते हैं। टाउ टाउ वैल्यू कितनी है 4 दी गई है, बोला है कि 4 न्यूटन मीटर है, इज इक्वल टू क्यू। क्यू कितना है, क्यू हमको पता नहीं, यही पूछा गया है। एल कितना है, एल हमारे पास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखना होगा 2 × 10⁻⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया हमने।
एल हो गया, ई कितना है, ई हमारे पास दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁵, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको इससे काट दो, कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 है, तो यहाँ पर सॉरी प्लस का 5 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ से क्यू इक्वल कितना आ जाएगा, 2/1000, ठीक है, क्योंकि 3 पावर बचेगी ना, तो इसको जो ऊपर बचाओगे तो 2 इंटू 10⁻³ कूलाम आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में मिली कूलाम दिया हुआ है, इस वजह से क्या कर दोगे, 2 इंटू 2 मिली कूलाम। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। इसको करने का यही तरीका है, ये हम सब प्रॉपर ला के आपको दिखाते हैं कहाँ से कहानी आई है। बस ये वाला फार्मूला रखना था, इसमें ये वाला फार्मूला पुट करना था और वैल्यू हमें निकाल के दे देनी थी। तो ये ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि कहाँ से क्या आया है। यहाँ पर तो पेपर तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पेपर को हम बता रहे हैं कि ये प्रोसेस होता है, जब सॉल्व करेंगे तो फिर ये वाला फार्मूला लिखना है, ये बाकी महाभारत बना के दिखानी नहीं है। सब्जेक्टिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो ये फार्मूला रखोगे, लेकिन हमने आपको बताया कि ये प्रोसेस होता है, ठीक। देख ले, समझ ले, इसको ही लगाना है, बस इसको लगा के वैल्यू पुट करना है, आंसर निकल आएगा। बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारे पास ये डिस्टेंस होती है 2a, वही हमारे पास l भी होती है। अब ये मत सोचना कि इसको ये डिस्टेंस दी गई उसको डबल कर दें, तो फिर फंस जाओगे। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए, 2023 नीट का पेपर है, फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है कि बताया जा रहा है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि जो पाइप है ओपन पाइप है, तो ओपन पाइप के लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी का, F1 मान लेते हैं, ओपन मान लेते हैं, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला होता है V/2L, यहाँ पर V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, L हमारे पास पाइप की लंबाई है, और दूसरी कंडीशन दी गई है क्लोज पाइप। क्लोज पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है फंडामेंटल, क्लोज के लिए कितना होता है, क्लोज के लिए फार्मूला होता है V/4L, ठीक है, V/4L होता है, ठीक है। बस इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, ओपन वाला ऊपर है, क्लोज वाला नीचे है। यहाँ पर F ओपन डिवाइड बाई F क्लोज, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ से V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, डिवाइड बाई 2L, L हमारे पास पाइप की लेंथ है, क्योंकि इसने बोला है कि सेम लेंथ है दोनों पाइप की, ठीक है, इस वजह से स्पीड तो सेम रहेगी साउंड की। यहाँ पर क्या है, V/4L, L से L कट जाएगा, V से V कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा तो 2/1 आ जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा, 2:1 आएगा, तो ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है कि जब कभी ओपन पाइप होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है इससे, क्लोज पाइप की अपेक्षा। ओपन पाइप की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है क्लोज पाइप की कंपेयर में, ठीक है। अगर पाइप बना के तो दिखाना नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमारे पास अगर बात आती है ओपन पाइप की, तो ओपन पाइप ऐसे हो जाता है, ठीक है। अगर क्लोज पाइप की बात आती है तो कहीं एक तरफ से बंद कर दो, तो ये क्लोज पाइप हो जाएगा। ये दोनों तरफ से खुला है, ये एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से बंद है, तो ये क्लोज पाइप है। सिंपल सा है, ठीक। बस हमें याद होना, ये फार्मूले ही याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन हो पाता है, सिंपल से पूछा गया है, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर यहाँ पर देखो, पाइप भी सेम है और स्पीड ऑफ साउंड भी सेम रहेगी, इसने बोल दिया लेंथ तो सेम है ही है दोनों में, एल यहाँ पर है, इसमें भी एल है, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा उसको हम सॉल्व करके आपको दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा है, 13 है, सेक्शन ए है, और PYQ है 2023 का फिजिक्स का। इसमें क्या है, इसमें दिया गया है, तो वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, कि अगर कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, इस सरफेस से हम क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल आए, तो इसमें क्या करना होगा, एक इंसिडेंट एनर्जी देनी होगी। क्या देनी होगी, इंसिडेंट एनर्जी, जिसको क्या कहते हैं, ई कहते हैं, और ये होता है H न्यू के बराबर, ठीक है। ये कौन सी एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी है।
इंसिडेंट एनर्जी है, ठीक है। ये सरफेस में आएगा, इस सरफेस में आने के बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके लिए कुछ हमें काम करना होगा जिसको हम लोग फाई कहेंगे, ठीक। फिर उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए इसको मूव करने के लिए, जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे निकल के आया कि इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, ये फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अलग अलग वर्क फंक्शन दिए गए हैं। जैसे सी एस का वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 2.14, यानी जो हमारे पास सी एस है इसका जो वर्क फंक्शन है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, वर्क फंक्शन को फाइव से लिखते हैं, तो फाइव सी एस, ठीक है। कैल्शियम कहा जाएगा इसको, कितना है ये 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके बाद क्या है हमारे पास पोटेशियम, पोटेशियम का कितना है वर्क फंक्शन, ये दिया हुआ है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर इसके बाद क्या है सोडियम, सोडियम का कितना वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना है, सॉरी ये हमारे पास है, इसका दिया हुआ है पोटेशियम का 2.30 और ये दिया हुआ है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। इसके बाद जो हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी है, यानी ये वाली एनर्जी कितनी दी गई है, ये दी गई है 2.20। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किस सरफेस से प्रोटॉन इमिट होगा, प्रोटॉन निकलेगा। प्रोटॉन तभी निकल सकता है, प्रोटॉन तभी निकल सकता है जो एनर्जी, जो जो हमारा वर्क फंक्शन है, जो हमारा वर्क फंक्शन है वो हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी से कम होगा, तभी प्रोटॉन निकल सकता है, नहीं तो प्रोटॉन नहीं निकलेगा। अब जैसे इसका देखो सीजीएस, कैसे, कैल्शियम का, कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम नहीं कैल्शियम है, ठीक है। सीएस का कितना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास जो इमिट एनर्जी है कितनी है 2.20, इससे कम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी है, ये कम है ये ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, एक बात। दूसरी इसमें आ जाओ, ये कितना है 2.30, इसकी वैल्यू ज़्यादा है किससे 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी जो हमने एमिट एनर्जी दी है, इंसिडेंट एनर्जी है, जो इंसिडेंट एनर्जी कम है किससे, वर्क फंक्शन से, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी वही कहानी है, 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है किससे, सोडियम के वर्क फंक्शन से। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन को इसकी सरफेस से निकालना है तो उस केस में वर्क फंक्शन हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी से कम आना चाहिए। कम क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जो इंसिडेंट एनर्जी है वो किसमें होती है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन में। अगर यहाँ पर, क्योंकि काइनेटिक वर्क फंक्शन में जब हमने काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया है, जब काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया है तभी एनर्जी आई है ना, यानी इसका मतलब ये वैल्यू में इसमें ऐड करना होगा कुछ, तभी बनेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखना, अगर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इसकी सरफेस, प्रोटॉन को इसकी सरफेस से निकालना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, तो उस केस में हमारे पास जो वर्क फंक्शन है वो इंसिडेंट एनर्जी से कम होना चाहिए। देख लो कौन सा ऑप्शन है, केवल चौथा ऑप्शन है जिसमें ये कहानी सेटिस्फाई हो रही है, यानी सी एस का वर्क फंक्शन इंसिडेंट एनर्जी से कम है, बाकी इन दोनों का ज़्यादा है। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। देख लो समझ लो। अब इसमें अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि इससे इमिट फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इससे इमिट होगा फोटोन नहीं, नहीं इमिट होगा, यानी किससे फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो उस केस में ऑप्शन हमारा ये हो जाता, ठीक है। फिलहाल पूछा गया है उसके हिसाब से ये ऑप्शन है। देख ले समझ ले, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना, इसके सॉल्व ले लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। बाय, टेक केयर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, नीट फिजिक्स 2023 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें दिया गया है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस होती है कब, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। तो आपको ये चार कंडीशन दी गई, इनमें कौन सी कंडीशन सही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इस वजह से इस एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा एच सी बाई लेमडा, क्योंकि इसने बोला है क्या, हमें वेवलेंथ जो चाहिए मिनिमम चाहिए, क्या चाहिए, वेवलेंथ मिनिमम चाहिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा मिन इज इक्वल टू एच
C डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ से देखो H हमारा क्या है, प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, 6.06 इंटू 10⁻20 -34, और C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी वैल्यू फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। E हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो ये सब वैल्यू तो फिक्स है, क्या केवल नहीं फिक्स है, पोटेंशियल फिक्स नहीं है। तो हमें अगर लेमडा मिन चाहिए तो इसका मतलब क्या है, लेमडा मिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। तो कोई ऑप्शन मिल रहा है, केवल ऑप्शन हमारा पहला ही मिलेगा। कुल मिला के हमसे फार्मूले की रिवीजन मांग रहा था, क्या सही पता है कि नहीं पता है आपको, ठीक है। देखो H प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। C हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। E हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। तो ये सब तो कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारे पास चेंज आएगा, अगर लेमडा मिन चाहिए तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जितना अधिक होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतनी ही कम लेमडा की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये कैसे पता चला, देखो 1 डिवाइड बाई वी है ना, अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, कम चाहिए। तो हम बता देंगे जो लेमडा मिन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, ऑप्शन एक आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, ठीक है। बाकी आप एनडीए की तैयारी करते हैं, जे की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए मैथ का भी ऑप्शन है, तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर। देखिए 2023 फिजिक्स और क्वेश्चन नंबर 15 है, सेक्शन ए, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास 12 वोल्ट, ठीक है, और 60 वाट का लैंप कनेक्ट किया गया है। कहाँ पर कनेक्ट है, सेकेंडरी में। किसकी बात हो रही है, ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। और कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो प्राइमरी में सप्लाई दी जा रही है वो एसी सप्लाई दी जा रही है, और उसका वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट का है। अब आपको ये बताना है कि हमारे पास जो प्राइमरी जिसमें एसी वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, उसमें कितनी करंट है, प्राइमरी में कितनी करंट है, ये बताना है। इसके अलावा बताया गया जो ट्रांसफार्मर हमारा है वो आइडियल ट्रांसफार्मर है। कुल मिला के हमारे पास सेकेंडरी के लिए क्या है, उसमें जो वोल्टेज लगा हुआ है और उसमें जो करंट आ रही है, सेकेंडरी में वोल्टेज कितना, 12 वोल्ट है, और इसमें जो पावर है कितना है, 60 वाट है, यानी उसकी पावर क्या है, 60 वाट है। तो हमेशा याद रखना, ट्रांसफार्मर अगर आइडियल है तो उस केस में जितनी पावर सप्लाई होगी उतनी ही पावर मिलेगी, यानी आउटपुट पावर बराबर किसके होगे, इनपुट पावर के बराबर होगी। बात समझे, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उस केस में क्या होगा, जितनी पावर हम देंगे, जितनी पावर देंगे उतनी ही पावर वापस आएगी, यानी आउटपुट पावर बराबर होगी इनपुट के, या फिर कहते हैं इनपुट पावर बराबर होगी आउटपुट के। अब अगर हमारे पास पावर है तो उसके लिए क्या लिख सकते हो कि हमारे पास आउटपुट, आउटपुट कहाँ से आता है, सेकेंडरी से आता है, यहाँ सेकेंडरी का वोल्टेज लिख दो, ठीक है। इसके बाद करंट कौन सी लगेगी, सेकेंडरी की लगेगी। तो ये पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, आउटपुट कहाँ से निकलता है, सेकेंडरी, और पावर कौन सी होगी, सॉरी करंट कौन सी होगी, सेकेंडरी होगी। अब ये इनपुट कहाँ से होता है, प्राइमरी में, तो यहाँ पर क्या आएगा, वोल्टेज कौन सा होगा, प्राइमरी का वोल्टेज होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो करंट होगी वो प्राइमरी की करंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, V बराबर ये वी एस आई एस, लेकिन इसमें दिया हुआ है सीधे पावर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी आउटपुट कितना है, 60 वाट का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220, और इसमें करंट कितनी आ रही है, यही हमसे पूछा जा रहा है। इसको इससे काट दोगे, काट देंगे, फिर 2 से काटोगे तो यहाँ लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 22, काट दो कितना आएगा, 3 डिवाइड बाई 11। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 11×3 = 33 होता है, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा 7 बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, 2 बार जाएगा 28 बचेगा, 7, फिर उसके बाद 2 कितना बचे, 77 हो गया। तो ऑप्शन देख लो कहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारा चौथा ही सही है, ठीक है। इसको देख लो, समझ लो, कुछ करना नहीं है, बस हमें याद होना चाहिए, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर दिया हुआ है तो जितनी इनपुट पावर होगी उतनी आउटपुट पावर के बराबर होगी। कुल मिला के आउटपुट पावर क्या है, हमारे पास दिया हुआ है कि 60 वाट का लैंप लगा हुआ है, तो यानी इसकी पावर है ये, ठीक है। और इसके बाद प्राइमरी का वोल्टेज दिया हुआ था, और प्राइमरी की करंट हमसे पूछी जा रही थी, हमने बता दिया।
अब इसको डायग्राम से समझना चाहो तो समझ लो। जैसे हमारे पास ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, क्या है, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये हम ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, ये ट्रांसफार्मर है। ऐसे नंबर ऑफ 5 लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कौन सा सप्लाई हो रही है, एसी सप्लाई हो रही है, एसी सप्लाई हो रही है। इसमें जो करंट है कौन सी है, क्योंकि ये प्राइमरी है, ठीक है, इसमें प्राइमरी करंट है। इसके लिए वोल्टेज कितना लगाया गया था, वोल्टेज लगाया था वीपी जो कि 220 वाट का था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से आउटपुट निकल रहा है हमारे पास, आउटपुट निकलेगा, आउटपुट में कितना वोल्टेज है ये हमको पता नहीं है, लेकिन सॉरी वोल्टेज दिया हुआ है, कितना वोल्टेज निकल रहा है, वोल्टेज जो निकल रहा है वो निकल रहा है 12 वोल्ट, कितना है, वी एस है। लेकिन इसने सीधे बताया जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस, ठीक है, एक लैंप लगा होगा, लैंप लगा होगा, उसकी वजह से जो आउटपुट पावर आ रही है कितनी आ रही है, आउटपुट पावर कितनी आ रही है, आउटपुट पावर आ रही है 60 वाट की। और यहाँ पर जो करंट निकलती है वो कौन सी होती है, आई एस होती है, सेकेंडरी होती है। तो हमारे पास ये दिया हुआ था, यानी पी आउटपुट बराबर क्या होता है, पी आउटपुट बराबर होता है कितना वोल्टेज है और कितनी करंट है, ठीक है। अगर सेकेंडरी की हमसे करंट पूछता तो कैसे निकालते हैं, 60 लिख देते, 60 दिया हुआ है, वाट है, और यहाँ पर क्या लिखते हैं 12 क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ है, और आई एस, इसको काट देते तो यहाँ से पता चल जाता है सेकेंडरी में कितनी करंट जा रही है। सेकेंडरी में करंट जा रही है हमारे पास, क्या आएगा, सेकेंडरी में करंट हमारे पास आ जाएगी 12×5 = 5 एम्पियर की, ठीक है। एक तो ये तरीका था। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, कंडीशन हमारे पास होती है कि वी एस आई एस बराबर होता है वी पी आई पी, ठीक है। ये पावर आउट इनपुट और आउटपुट बराबर होती है। अब यहाँ पे क्या है, वी एस हमारे पास कितना 12 है, आई एस कितना निकाला, 5 निकाला, ये कितना है हमारे पास 220 है, और ये आई पी है, आई पी। और इसको सेम बात है, चाहे ऐसे सॉल्व करें चाहे वैसे सॉल्व करें, तो आई पी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.27 एम्पियर आ जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल से याद रखना, जल्दी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।